अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जिसमें मतलब साइन एन एक्स आता है इन जनरल, क्योंकि आपके पास कोई भी एंगल आ सकता है। साइन एक्स आ सकता है, साइन 2x आ सकता है, साइन 3x आ सकता है एंड सो ऑन, साइन x/2 आ सकता है। तो इन सब फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी, कॉस के फंक्शंस की, टेन के फंक्शंस की एक दूसरे के साथ ये चेकआउट करना कि साइन एक्स और साइन 2x ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, और किन इंटरवल में, किन पॉसिबल इंटरवल्स में ये ऑर्थोगोनल होंगे, ये भी चेकआउट करेंगे। इसी तरह अगर सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन के दरमियान, सिमिलर मतलब दोनों साइन हैं, एंगल तो डिफरेंट होने चाहिए, वो प्रूव भी हम करेंगे कि एंगल डिफरेंट होने चाहिए। तो क्योंकि सिमिलर होंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक टेन एक्स और साइन एक्स में आप चेक कर रहे हैं, या साइन एक्स और टेन 2x में चेक कर रहे हैं, या टेन x/2 में चेक कर रहे हैं, साइन एक्स में चेक कर रहे हैं। तो सिंपल यानी यहाँ पे फंक्शंस लिए हैं, तो इनकी हम चेकआउट करेंगे कि ये कैसे इनका केस बनता है। तो सबसे पहले हमें पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी जनरल फंक्शन के लिए। तो आपके पास फंक्शन है साइन एन एक्स फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स का आप जानते हैं कि पीरियड 2π होता है, तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जो हैं वो भी पीरियड्स में ही शुमार होते हैं। लेकिन जो लीस्ट पीरियड है, नॉन ज़ीरो लीस्ट पीरियड, उसे हम लीस्ट टी कहते हैं, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स भी पीरियड होते ही हैं। किसी भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए वो साइन एन एक्स भी हो सकता है। तो अगर हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर फंक्शन आफ्टर पीरियड के ऐड होने पर भी वही रहे जैसे वो पहले टी पे था, ठीक है, और टी पे और टी प्लस टी पे इन दोनों की वैल्यू सेम हो, तो हम वो कहते हैं कि वो फंक्शन पीरियोडिक है। और इस चीज़ को एज डेफिनेशन लेते हैं हम पीरियड। और जो टी ऐड हो रहा होगा ना उसमें, तो वो हम कहते होते हैं कि वो उसका पीरियड होगा। तो अगर साइन एन एक्स फंक्शन है, यहाँ टी याद रखें कि वेरिएबल में बात कर रहे हैं, वेरिएबल में जो ऐड की जाएगी चीज़, ये एन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल। अगर आपके पास एन एक्स फंक्शन है तो आप इसका पीरियड निकालना चाहते हैं कि क्या है, तो आपने इसमें तो सिंपली सबसे पहले तो ऐड करना है 2π, हमने ऐड किया इसके एंगल में, ठीक है। साइन एक्स का सिंपल जो पीरियड था साइन एक्स का वो 2π था, तो वो हमने इसमें ऐड किया। तो अब n को कॉमन लेना है हमने, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है। x में क्या ऐड होगा कि वो दोबारा साइन एन एक्स के इक्वल आएगा, ये देखने के लिए n कॉमन लिया। और n को कॉमन लेने के बाद वो वैल्यू जो कि x में ऐड करें तो हमें दोबारा साइन एन एक्स मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि x + 2π/n के पुटिंग पे और यहाँ पे x की पुटिंग पे दोनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी, जैसे वो हमने डिफ़ाइन किया था कि x + t = f(x). तो ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि x में t ऐड करेंगे तो वो f(x) के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी x + 2π/n करेंगे तो ये इक्वल होगा साइन एन एक्स के भी। तो ये 2π/n जो है ये पीरियड है साइन एन एक्स फंक्शन का। तो यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 2π/n ये एक लीस्ट वैल्यू होगी इसके पीरियड की। उसके अलावा इसके जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो भी इसके पीरियड्स होंगे, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स भी इसके पीरियड्स होंगे। तो ये एक लीस्ट पीरियड है। उसके अलावा अगर आपके पास पीरियड आता है जो लेट्स से 2 × 2π/n हो तो वो भी इसका पीरियड होगा, और उसके अलावा 3 2π/n हो तो वो भी इसका पीरियड होगा। तो तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स पे भी वो उसके पीरियड के ही इक्वल होंगे। लेकिन हम जो लीस्ट पीरियड है उसे डिफ़ाइन कर देते हैं 2π/n। कॉज एन एक्स के लिए देख सकते हैं, कॉज x/n के लिए भी पीरियड देख सकते हैं, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 2π/n होगा। इसी तरह आप टेंजेंट के लिए निकाल सकते हैं। टेंजेंट का जो लीस्ट पीरियड होता है सिंपल टेंजेंट का वो पाई होता है, तो पाई को आपने ऐड करना है उनके केस में, टेंजेंट के केस में भी और कॉर्ड के केस में भी जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो आप पाई ऐड करते हो, बाकी सब के लिए 2π ऐड करते हो, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप निकाल सकते हो उनके पीरियड्स। तो अभी हम बात करते हैं इनकी ऑर्थोगोनैलिटी पे। तो ऑर्थोगोनैलिटी अगर आप सिंपली देखें, इसे साइन एन एक्स अगर लिया जाए, ठीक है, और साइन
mx, दोनों को हम देखना चाहते हैं कि कंसेक्यूटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं या नहीं इन द इंटरवल 0 to 2π। और पॉसिबल इंटरवल्स क्या 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 हो सकते हैं और रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ n and m, ठीक है। तो वो देखते हुए वो आप चेकआउट कर सकते हैं एक प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। बहुत सारी वेज हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल होगा। तो 2π के लिए होगा ही होगा और इसका सॉल्यूशन मैं अभी मेंशन करती हूँ। इसमें आप प्रोडक्ट रूल लग सकता है, इंटू 1/2 डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट रूल होता है कि दो साइंस हों और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये इक्वल होता है कोसाइंस के सब्ट्रैक्शन के। तो मैं ये अंदर ही इसको करी, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली इंटेग्रल सॉल्व नहीं कर सकती अनटिल अनलेस मेरे पास कोई सिंपलर फॉर्म हो। तो सिंपलर फॉर्म एडिशन की फॉर्म में हो सकती है कि एक कोसाइन टर्म हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो और प्लस सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो 2 sin nx sin mx dx है तो इक्वल हो जाता है ये n माइनस m, ठीक है। ये जो इनके एंगल है इनके सब्ट्रैक्शन में दोनों x कॉमन था तो मैंने बाहरी ले लिया, और माइनस cos n प्लस m x, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और dx। इनके जो फॉर्मूलाज हैं सारे प्रोडक्ट फार्मूलाज में ये साइड पे ना इमेज लगा दूंगी, ताकि आपको अगर डिफरेंट फंक्शंस आपको गिवन हों कोसाइन और साइन के फॉर्म में तो आप उनको वो फार्मूला यूज़ करके, जिन्हें प्रोडक्ट फार्मूला हम कहते हैं, वो आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो अब मैं ये इंटेग्रल दोनों का सेपरेट कर देती हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इट इज़ x, तो -1/2 0 to 2π पे मैं देख रही हूँ इसे, क्योंकि अगर आप भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये सिंपल कोसाइन फंक्शंस हैं तो इनका इंटीग्रल हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, ये साइन n माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस एम, मतलब एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है। तो इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 2π, और यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा लेकिन n प्लस m का केस होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू m के केस के लिए ये वाला इंटीग्रल ट्रू नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू m पे ये डिफाइन नहीं है, ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो आप इसको यहाँ पे नहीं ले सकते, n इज इक्वल्स टू m का केस यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। n इज इक्वल्स टू m का केस यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन से पहले ही पुट करना होता है ताकि आप उसका कोई डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकें या कोई डेफिनेट वैल्यू उसकी आ सके। तो अब इसमें मैं अगर x की जगह मैंने 2π और ये लिमिट्स पुट करनी है तो मैं पुट करती हूँ। तो ये 2π टाइम्स n माइनस m माइनस साइन 0 ये हो जाएगा, और माइनस 1/2 n प्लस m ब्रैकेट्स ले लेती हूँ ताकि 1/2 n प्लस m, तो ये भी साइन 0 हो जाएगा क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस m को भी 0 ही बना देगा। तो ये वाली क्वांटिटी तो पूरी 0 हो गई, ये वाली क्वांटिटी भी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये भी 0 के इक्वल आते हैं या नहीं। अब हम जानते हैं कि साइन फंक्शन में जो 2π का कोई भी मल्टीपल आ रहा हो, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इंटीग्रल मल्टीपल अब अगर 2π आए तो उस पर साइन हमेशा 0 होता है। लाइक इंटीग्रल मल्टीपल 0 टाइम्स 2π हो सकता है, उस पर साइन 0 होता है, साइन 2π पे भी 0 होता है, साइन 3π पे भी 0 होता है, साइन 6π, तो इन सब पे वो 0 ही होता है। और हम जानते हैं n और m यहाँ पे इंटीजर ही हैं, तो ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक इंटीजर ही रिजल्ट करेंगे। और इसी तरह n प्लस m में भी वो इंटीजर्स हैं, दोनों ऐड होके वो भी इंटीजर्स को ही रिजल्ट करेंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π एंड वन साइन इज़ अप्लाइड ऑन दैट काइंड ऑफ एंगल तो वो भी 0 होते हैं। ओके, फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू m ये वाली इंटीग्रेशन सेटिस्फाइड करती है, और उस केस में हमने देखा कि ये क्वांटिटी भी 0 होगी, ये भी और ये भी। तो आपको पता चल गया कि ये जो इंटीग्रल है 0 आ रहा है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू m। हमने इंटीग्रल 0 to 2π साइन nx इन साइन mx को लिया, mx dx को लिया, और वो 0 रिज़ल्ट हुआ फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू m। और आप देख सकते हैं कि फॉर n इज़ इक्वल्स टू m ये इंटीग्रल किस चीज़ के इक्वल आता है, ये आई थिंक √π के इक्वल आता है। नेक्स्ट मैंने ये केस ले लिया है कॉस फंक्शन के लिए, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल इंटरवल्स हैं जिसमें ये जो फंक्शन है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे।
और 2π/L मैंने L एक जनरल नंबर है, L इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 नहीं हो सकता लाइक, तो 0 के अलावा होगा L 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10, कोई भी L की वैल्यू हो सकती है। तो हम देखते हैं कि L की वैल्यूज़ पे कौन सी लिमिटेशंस आती हैं टू मेक दैट फंक्शन ऑर्थोगोनल। L की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी जो इस फंक्शन को ऑर्थोगोनल बनाएंगी। तो इसके लिए पहले तो हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो कि इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो पहले मैंने फार्मूलाज मेंशन किए उसमें आप देखेंगे जब टू कॉज फंक्शंस हों सिमिलर तो उनका इस तरह का केस बन जाता है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉज n प्लस एम एक्स प्लस कॉज n माइनस एम एक्स। और नेक्स्ट आप इस पे हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर देते हैं। इंटीग्रेशन इसकी सिंपल है, तो ये n प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस एम और साइन n माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस एम। तो इस पॉइंट पे हम इसे अगेन चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये n इज इक्वल्स टू m के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू m के लिए साइन ज़ीरो होता है और डिनोमिनेटर में भी n माइनस एम n इज इक्वल्स टू m के लिए ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है और 0/0 फॉर्म मैथमेटिक्स में हम इसे अनडिटर्मिनेट फॉर्म कह सकते हैं। तो उनको हम अवॉइड करते हैं और उनको कोई वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते, इवन इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते कि वो इन्फिनिटी होंगे। तो ये फिर से डिफाइंड है n इज इक्वल्स टू m, n इज़ नॉट इक्वल टू m के लिए डिफाइंड है, n इज इक्वल्स टू m के लिए डिफाइंड नहीं है। उसके लिए आपको स्टार्ट में ही इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पे पुटिंग कर देनी होती है ताकि आप फिर आगे उसके मुताबिक सीजन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन या फिर फार्मूलाज लगाते हैं। तो अब मैं इसमें जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करूँगी तो ये साइन n प्लस एम एक्स की जगह 2π/L आ जाएगा, ठीक है। और ये होल डिवाइड बाय n प्लस एम, तो ये माइनस साइन ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि x है ना, x ज़ीरो है तो ये मल्टीप्लाई होगी, इसको भी ज़ीरो, साइन ज़ीरो होता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी जिससे हम बाद में ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय n माइनस एम है, तो ये भी साइन ज़ीरो से माइनस होगा, जो लोअर लिमिट है। इसके नीचे भी n माइनस एम आता है वैसे अगर इफ़ यू बिकम एक्यूरेट, लेकिन हम जानते हैं वो ज़ीरो बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें 1n प्लस इसको साइड पे कर देते हैं और ये n प्लस m इसके नीचे l को डिवाइड कर देते हैं, 2π को अलग कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी कि n माइनस एम को मैं सेपरेट कर देती हूँ डिवाइडेड बाई l और 2π को अलग। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो साइन फंक्शन है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, इंटेग्रल मतलब इंटीजर्स उसमें आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। तो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2π पे साइन हमेशा ज़ीरो होता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हों। तो दोनों टर्म्स को ज़ीरो बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि 2π जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इंटीजर हो। तो यहाँ पे क्योंकि l डिवाइड हो रहा है तो l अगर कुछ ऐसा हुआ कि n प्लस एम डिवाइड बाई l को ये फ्रैक्शनल बना दें तो उस केस में ये ऑर्थोगोनैलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि n प्लस एम डिवाइडेड बाई l और n माइनस एम डिवाइडेड बाई l दोनों जो है इंटीजर वैल्यूज़ को रिजल्ट करें। अगर ये इंटीजर वैल्यूज़ हुई तो ये इंटेग्रल ये जो दोनों टर्म्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये दोनों अगर इंटीजर हुए तो 2π/L L की वो वैल्यूज़ जो n प्लस एम डिवाइडेड बाई L और n माइनस एम डिवाइडेड बाई L को इंटीजर ही रखें, तो उन इंटरवल्स के लिए हमारा ये जो फंक्शन है cos nx और cos mx ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। सिमिलरली साइन nx और साइन mx के लिए भी आप ये कह सकते हैं और डिफरेंट केसेस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं कि आया कौन सा इंटरवल आपको दे सकता है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो आप कोई भी ABC इंटरवल बना सकते हैं, जैसे मैंने 2π/L को लिया और चेकआउट कर सकते हैं कि किन वैल्यूज़ पे ये ऑर्थोगोनैलिटी सेटिस्फाई करेगी और क्या कोई ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं भी जिस पे ये इस तरह के इंटरवल्स को सेटिस्फाई करे या फिर नहीं। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाती है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये वाला इंटेग्रल इफ़
n plus m divided by l and n minus m divided by l is integer, then this integral is 0. and for such values of l जो ये situation को satisfy करें उनके लिए orthogonality satisfy करती है on the interval 0 to 2 pi by l. तो l इज इक्वल्स टू 0 के लिए l इज इक्वल्स टू 1 के लिए l इज इक्वल्स टू 1 जो कि 0 to 2 पाई बनाता है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि 1 की वैल्यू आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करती. 1 की वैल्यू कभी भी इंटीजर रिजल्ट नहीं कर सकती अगर वो डिनोमिनेटर में है. तो l इक्वल टू 1 के लिए ये हमेशा सिचुएशन सेटिस्फाई करेगी. n माइनस m, n भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, तो दिस इज़ ऑलवेज इंटीजर. तो इंटीजर सब्ट्रैक्ट या ऐड होकर इंटीजर ही रिजल्ट करते हैं. और l क्योंकि यहाँ पे 1 है अगर, तो वो तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस पर वो ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे. इस तरह से हमने देख लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, स्पेशली 2 पाई के इंटरवल में, ये जो सिंपल फंक्शंस हैं ना, साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये 0 to 2 पाई इंटरवल पे तो ज़रूर ही ज़रूर वो होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं. और उसके अलावा आप साइन एन एक्स और साइन एम एक्स की भी सिचुएशन, साइन एन एक्स और कॉज एम एक्स की सिचुएशन भी देख सकते हैं. और आप ये चेकआउट करेंगे कि ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन एंड एम, एन इज़ इक्वल्स टू एम के लिए भी और एन इज़ नॉट इक्वल टू एम के लिए भी, दोनों केसेस के लिए ये इंटेग्रल ऑर्थोगोनल होता है. तो इसमें फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन एंड एम ये ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के. कॉज एन एक्स एंड कॉज एम एक्स ओवर दिस इंटरवल, या फिर कोई और पॉसिबल इंटरवल भी आप देख सकते हैं बाय अप्लाइंग सुटेबल कंडीशंस लाइक डिवाइडेड बाय एल भी कर लो. और इसी तरह ये केस भी हमने देखा कि n इज़ इक्वल टू m के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिमिलर फंक्शन फिर बन जाएंगे, बिल्कुल इक्वल फंक्शन बन जाएंगे. तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n एंड m के लिए ये सेटिस्फाई करते हैं. और यहाँ पे क्योंकि साइन एन एक्स एंड कॉज एम एक्स, कोई भी वैल्यू ऑफ n एंड m कैन नॉट मेक देम इक्वल, सिमिलर. तो इस वजह से तमाम वैल्यूज़ ऑफ n एंड m के लिए ये ऑर्थोगोनल होते हैं. और इसको आप मैथमेटिकली भी चेकआउट कर सकते हैं. ये भी एक प्रोडक्ट फार्मूला, सम फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे आप इजीली देख सकते हैं. तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी को चेकआउट किया है. इसके अलावा भी डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं ऑर्थोगोनैलिटी. फॉर एग्जांपल कॉज n पाई एक्स बाय एल, कॉज m पाई एक्स बाय एल के लिए 0 to 2l जो हमने पीरियड लिया था इनकी इन वैल्यूज़ ऑफ इन पे देख सकते हैं इनकी ऑर्थोगोनैलिटी सेटिस्फाई करती होती है. इसी तरह साइन फंक्शन के लिए भी, और इसी तरह साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन एन एम के लिए वो सेटिस्फाई करते हैं. और यहाँ पे एल की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाइक एल की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है, क्योंकि हमने पहले से ही डिफाइन और सेटिंग ऐसी ली हुई है थीटास की कि ये जो 2l है ये इनका पीरियड बनता ही बनता है. तो दैट इज़ वाई. तो कौन से इंटरवल्स पॉसिबल हैं, कौन से इंटरवल्स पॉसिबल नहीं है फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, आप उनको ईजीली देख सकते हैं इस इंटेग्रल की हेल्प से. तो इस तरह से आपको एक जनरल वे पता चल चुका है और आप इसको यूज़ करते हुए देख सकते हैं. ये बात ज़रूर जहन में रखनी है और इसको नोटिस में रखना है कि यहाँ पे नोटेशंस को आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना. जो मैंने कॉज के लिए नोटेशन यूज़ की थी 2 पाई बाय एल, ठीक है, उसका जो मैंने इंटरवल ली थी, तो उस एल का ताल्लुक़ कोई भी नहीं है दूसरे एल से जो मैंने दूसरे फंक्शन के लिए लिया था एज इंटरवल भी, और वो फंक्शन में भी इन्वॉल्व था, लाइक कॉज एन पाई एक्स बाय एल और कॉज एम पाई एक्स बाय एल, और उसका मैंने इंटरवल 0 to 2l लिया था. तो वहाँ पे 2l को एज पीरियड हमने पहले से डिफ़ाइन किया था, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया भी था. तो वो l लाइक वो मैंने डिफरेंट सेंस में यूज़ किया है, और ये जस्ट सिमिलर नोटेशंस है, उनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है. एल की दूसरी सिचुएशन में कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एल वो ऑर्थोगोनैलिटी को शो करता, क्योंकि हमने उसमें जो थीटा कॉस के साथ बनाया है ना n पाई एक्स बाय एल, वो बनाया ही ऐसा है कि वो तमाम वैल्यूज़ ऑफ एल पे वो 2l उसका पीरियड होगा, और पीरियड के अक्रॉस तो ऑर्थोगोनैलिटी हमेशा सेटिस्फाई करती है. जो दोनों फंक्शंस हैं उन दोनों का पीरियड अगर सिमिलर है, ये भी आपने जहन में रखना है. दोनों का फंक्शन जो आपने, जैसे कॉज n पाई एक्स बाय एल है और कॉज m पाई एक्स बाय एल है, दोनों का जो पीरियड है वो 2l है दोनों का. तो इसलिए पीरियड के अक्रॉस दोनों के जो ऑर्थोगोनैलिटी शो होगी. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें दोनों जो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उन दोनों का पीरियड डिफरेंट हो जाता है,
बिल्कुल ही डिफरेंट। जैसे केस आ जाता है कि एक का आ रहा है पीरियड π/3 और दूसरे का आ रहा है 2π, तो ये थोड़ी सिचुएशन डाउटफुल हो जाती है, जिसे आप कंफर्म कर सकते हैं यही मेथड यूज़ करते हुए कि इन दोनों के केसेस में ये इन पे आएगा या नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ये डिफरेंट पे तो नहीं आएगा, लेकिन आप उसके लिए कंडीशन निकाल सकते हैं। 0 to L ले लिया, 0 to 2L ले लिया और L की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली कि किन L की वैल्यूज़ पे ये ऑर्थोगोनैलिटी को शो करेंगे। जैसा प्रोसीजर हमने पहले भी देख लिया, तो ये प्रोसीजर आपने जहन में रखना है। ये भी देख लेना है आपने कि ज़रूरी नहीं है ये भी कि अगर दोनों के पीरियड सेम है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे। तो ये भी आपने डिफरेंट सिचुएशंस को लेते हुए कंफर्म कर लेना है। डिफरेंट सिचुएशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लेते हुए, क्योंकि नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक आप ले सकते हैं cos² x ले सकते हैं, एक फंक्शन ले सकते हैं। इनकी वेव फॉर्म से आप देख सकते हैं कि इनका पीरियड क्या हो। दूसरा उसके साथ sin² x ले लिया या फिर इसी तरह tan² x ले लिया और उनकी चेक कर ले। तो ये कुछ ऐसे होमवर्क टास्क कह सकते हैं हम कि जो हम परफॉर्म कर सकते हैं कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैंने कभी क्लियर किए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें ज़रूर मेंशन कर दूँगी, या फिर मैं न्यू वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं इन चीज़ों को मेंशन कर दूँगी। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, एज़ नेम कर दूँगी कि एक्स्ट्रा या फिर रिमेनिंग थिंग्स जो रह गई थी मैं उनमें मेंशन कर दूँगी। वीडियो का लिंक होगा तो आप देख लेना। अगर ना मिला तो आपने फिर इसे खुद ज़रूर करना है, और अगर आपको पता चल गया कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं, कमेंट्स में मुझे बता देना, ताकि इस तरह से इंटरेक्शन भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।